पिछली क्लास में आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे करना है। लास्ट क्लास में दैट वाज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। अभी और मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिया था, इफ यू आर एबल टू रिकॉल। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया। एक एक पूरा ये 19 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पूरा का पूरा सोल्यूशन हुआ था इसका। और मैंने कहा था आपसे क्या कि क्वेश्चन नंबर 18 और आगे पीछे के क्वेश्चन करना। वो आप लोगों ने घर में करने की कोशिश करी नहीं करी कोशिश, लेकिन कोशिश करी होगी, कुछ चीजें आई होंगी कुछ चीजें नहीं आई होंगी। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन, इसमें लूज इंफॉर्मेशन गिवन है। इससे हमें क्या बनानी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। तरीका वही रहेगा, पहले स्केलेटन बना लेते हैं फिर इस एंट्री को डालेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था और कहा था कि इसको कर लेना घर जाके। तो मेरा भरोसा कायम रहे। और आप में से किसी ने भी इसे नहीं करा करा नहीं करा। दिखाओ कहाँ है कर रखा। वो नोटबुक नहीं है आपके पास अभी। ठीक है, तो जब ऐसी कोई परेशानी हो तो दोनों नोटबुक लेके आई ताकि पता तो चले कहाँ अटके। तो दिस क्वेश्चन, और इसके साथ फिर हम बढ़ते हैं आगे कैसे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों ने। और एक मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन, वो भी हमारा ऐसी था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले आइटम से शुरुआत करी थी फिर आगे बढ़े थे। अब इसको लेके चलेंगे, उसके बाद लेके चलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक साथ विदाउट एडजस्टमेंट्स। वो कैसे करना है फिर उसे लेके चलेंगे। और फिर हमारे एडजस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से पहले। ये कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग में चली गई। ओह गॉड, मुझे इसे एडिट करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है वो। चलो देखते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा। मुझे कंफ्यूजन है कि रिकॉर्डिंग में गया नहीं गया। आइए देखिए। अच्छा, अरे छोड़ना। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, आपको ध्यान होगा। मैंने आपसे तब भी कहा था कि इस स्ट्रक्चर की क्या क्या चीजें हमें ध्यान लेके चलनी है। हम लेके चलेंगे एक इस वाले पार्ट को, इसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रहे हैं। देन यू विल टेक दिस पार्ट। फिर आप इस पार्ट को लेके चल रहे हैं। इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं आगे, फिर आप लेके चल रहे हैं ये वाला पार्ट, इंक्रीज डिक्रीज वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। फिर इंक्रीज डिक्रीज करंट असेट्स को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए टैक्स। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इसलिए हमने करा नहीं, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हम इससे भी आगे चलेंगे। कैसे चलेंगे आगे यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, नंबर एक पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और हम क्या बोलेंगे, सी वर्किंग नोट। ऐसा बिल्ला लगा देंगे वर्किंग नोट के बारे में। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। ऐसे लिख के उसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हमें काम करना है। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के, 4-5 लाइन की जगह छोड़ के हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं, माइनस। माइनस नॉन कैश, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स। ये लिख के इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। और फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा, और नीचे जाके हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये इस पेज पे आ जाएगा। फिर अगले पेज पे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ऐसे उसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर थोड़ा नीचे चलेंगे, थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ इस जगह पर माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये लिख दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ क्या बोलते हैं, हम इस जगह पे बोलते हैं कैश जनरेटेड, जस्ट टेल कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसा करते हैं। माइनस क्या करते हैं, टैक्स पेड, ऐसे माइनस करते हैं। ठीक। और थोड़ा सा इसको ऊपर करके स्ट्रक्चर को ऊपर ले जाएं जरा, हम थोड़ा ऊपर चल के, इतना। तो यहां फिर हमने क्या करना है, इस पे एक लाइन लगा देते हैं नीचे से, और विल ड्रॉ लाइन हियर। ऐसे एक लाइन लगा दी इस जगह पर, और फिर यहाँ लिखते हैं हम क्या, कैश। देखो इस जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए नीचे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और फिर यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्लस माइनस कर रहा है, निशान नहीं लगा रहा अभी मैं, कुछ जगह पूरी कर लेंगे। और ये जब यहाँ से माइनस हो जाएगा, थोड़ा और करना पड़ेगा जगह को छोटा। हाँ, और थोड़ा नीचे तक चलेंगे जब इधर, फाइनली इस जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इस जगह पे जब हम चले जाएंगे नीचे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे पास क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग कैश फ्लो या यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं अभी वो जगह छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ऐसा करके चलते हैं। ये स्ट्रक्चर को फटाफट से बना लीजिए, फिर हम इसके साथ साथ क्वेश्चन करना। दिस इज द स्ट्रक्चर विद अस। अब हम अपने क्वेश्चन को फिट करना शुरू करते हैं यहाँ पर। पहली बार में तकलीफ होती है, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं आनी। आओ देखें जरा। सबसे पहले क्या बोला, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की फिगर है तो कहाँ जाना है, हमें वर्किंग नोट में। नेट प्रॉफिट की फिगर है तो विल गो हियर। हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और वो नेट प्रॉफिट कितना फिगर आई आपके पास, दैट फिगर इज व्हाट, ये रही। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक रेंडमली उठाएंगे, एक एक आइटम को डालते चले जाएंगे, एंड यू विल सी आराम से हो जाएगा। फिगर कितनी है आपके पास यहाँ पर, 8 लाख रुपए की, तो विल विल पुट 8 लाख हियर, 8 लाख, ऐसे। चलिए, उसके बाद है फाइनल डिविडेंड पेड। फाइनल डिविडेंड, क्या करते हैं डिविडेंड का, डिविडेंड अगर पे हो गया तो ऊपर ऐड कर रहा है, नीचे क्या कर रहा है, माइनस। ऊपर कहाँ, ऊपर देखो यहाँ, ये रहा, ये प्रपोज डिविडेंड फाइनल वाला जो होता है करंट ईयर का, और ये जो इंटरिम डिविडेंड वाला, यहाँ उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और डिविडेंड जो होता है उसका एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। डिविडेंड ऑपरेटिंग में अगर अलग होगा तो क्या होगा, फाइनेंसिंग में जाके वो क्या होगा, माइनस होगा डिविडेंड पेड। तो हमें ऑपरेटिंग वाली जगह पे चलेंगे, किस जगह पे, इसी जगह पे प्लस करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे आप फाइनल डिविडेंड प्लस फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की वैल्यू कितनी थी आपके पास, हाँ, 1 लाख। 1,10,000 इज फाइनल डिविडेंड, अपनी जगह पे पहुंच गए। अगर हम फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते तो इसे यहाँ पर क्या करते, प्लस करते और फाइनेंसिंग से माइनस करते। फाइनेंसिंग हम बना नहीं रहे इसलिए कुछ नहीं करेंगे उसका। ऑपरेटिंग में आपको एक ही एस्पेक्ट लेके चलना है, तो आपने ये वाला एस्पेक्ट पूरा कर लिया, फाइनल डिविडेंड। कंपनसेशन फॉर नेचुरल नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा क्लियर है, क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हमने यहाँ क्या किया, हम कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं उसकी कंडीशन लिखी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डेबिटेड, माइनस हुआ तो हमने उसे ऐड किया। क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्या करना, माइनस। कहाँ माइनस करना है, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो विल गो हियर, इस जगह पे थोड़ा स्पेस देके कर लेंगे माइनस। माइनस क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। और ये नेचुरल डिजास्टर का कंपनसेशन कितने रुपए का मिला था, मिला था आपको, कितने का था ये, दिस वाज ऑफ
75,000 का। विल राइट यहाँ 75,000। डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। अब एक बात समझिए, अगर आपने कंपनसेशन नेचुरल डिजास्टर का यहाँ माइनस करा, देखो यहाँ, अगर मैंने यहाँ माइनस करा तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इफेक्ट नलीफाई करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो हियर, इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे जाके क्या करूंगा मैं, देखो इस जगह पे जाके मैं क्या लिखूंगा इधर, प्लस कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर लिखूंगा। और बेटा कहाँ, आउटर कॉलम पे कितने रुपए का अमाउंट था, 75,000 का था अमाउंट आउटर कॉलम पे, ऐसे लिख के छोड़ दूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट खत्म किया, ऊपर क्या किया था माइनस, तो नीचे क्या किया प्लस। और अगर ऊपर प्लस किया तो नीचे क्या करते, माइनस करते। उसका मैं क्लू कहाँ से मिला, कि वो क्रेडिट हुआ प्रॉफिट लॉस में, मतलब मेरे प्रॉफिट में जुड़ गया। तो बिफोर बना के माइनस किया, और अब नीचे जाके उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट आपने खत्म किया, दैट वाज इज डन। डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है बताइए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट पे इस तरफ चलेंगे डिप्रिसिएशन, इस जगह पे प्लस कितना लिखेंगे डिप्रिसिएशन पे, व्हाट इज द वैल्यू। एक मिनट पहले इसे पूरा कर लो, डिप्रिसिएशन की वैल्यू बताओ, आई विल कम टू योर पॉइंट। कितना है डिप्रिसिएशन, 1 लाख, 1,50,000 हमने यहाँ कर दिया। अब बोलो क्या बोल रही हो। हाँ, इंटरेस्ट इनकम फ्रीक्वेंटली नहीं होंगी क्या, डिविडेंड आपको कंपनियां फ्रीक्वेंटली नहीं देंगी क्या। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात होगी ना। अब तुम बोलो कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी तो हर महीने देते हैं। हाँ तो, लेकिन सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो तो इन्वेस्टिंग के अंदर एसोसिएट हो गया ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने इन्वेस्टिंग के अंदर भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला था। आपकी प्रॉपर्टी की सेल हो रही है, ठीक है, वो सेल परचेज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हो जाती है, चाहे 1 साल में हो, 2 साल में, 5 साल, 10 साल में हो, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक का कंपनसेशन तो बहुत ही रेयर है ना, या आपके गोदाम में हर साल आग लगती है, तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। और ये परिभाषाएं हमने नहीं गढ़ी हैं, कानून ने गढ़ी हैं। और उन्होंने क्लियर डिमार्केशन दे रखा है, जो आपके साथ मैंने डिस्कस करे थे, तो उनके बियॉन्ड जाना ही नहीं है। ये हमने यहाँ पर पूरा किया। अब अगले पार्ट पे चले, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा भाई, ये भी देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टिंग वाला लॉस है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एड बैक करना पड़ेगा यहाँ, इधर इधर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू इज 30,000। 30,000 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, 30,000, ऐसे कर लिया। ये पार्ट भी खत्म, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपने लिख लिया यहाँ पर, मेरे साथ साथ लिखते चलें। आई एम मूविंग फास्ट, मुझे बता दें, आई स्टॉप माई सेल्फ। ठीक है, लिख लिया सबने, आगे चलते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर चलें इसमें। अब गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये कहाँ जाएगा, गेन ऑन सेल, ये रहा, गेन यहाँ इस जगह माइनस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये वैल्यू आपकी कितने की, 90,000 की। अब लिखेंगे 90,000 इस जगह पे, 90,000 एंड पुट दैट इन ब्रैकेट, ऐसे कर दिया। ये पार्ट भी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, इनकम टैक्स रिफंड गिवन है, और इनकम टैक्स पेड गिवन है, तीनों चीजें गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जुड़ना है। टैक्स की पेमेंट कहाँ जाएगी, नीचे माइनस होनी है, उससे एडजस्ट हो जाना है। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स को उठाइए, कहाँ जाएगा ये, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, व्हाट इज द वैल्यू, प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1,10,000। आई राइट 1,10,000, 1,10,000 यहाँ लिख लिया प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है जी। एक जगह चला गया प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके साथ साथ आपके पास दूसरी फिगर क्या दे रखी है, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ऊपर माइनस मतलब इस जगह पे, ये वाली जगह पे, यहाँ माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, कितने का, रिफंड ऑफ टैक्स कितने का हमारे पास, ये रहा
रिफंड ऑफ टैक्स 10,000 का, विल राइट रिफंड ऑफ टैक्स 10,000, ऐसे ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है जी, रिफंड ऑफ टैक्स रख दिया, वो यहाँ डाला, और प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ ऊपर डाला, दोनों अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग होता तो अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही फिगर है, उसे ऊपर ऐड किया। प्रोविजन फॉर टैक्स माना जाता है कि करंट ईयर के प्रॉफिट से निकला होगा, इसलिए उसे ऐड बैक करा। रिफंड ऑफ टैक्स करंट ईयर के प्रॉफिट में जुड़ गया, इसलिए माइनस किया। तो इनके इफेक्ट को नलीफाई भी करना है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स पेड कितने का है? 1,20,000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, अब इधर इस जगह पे जाऊंगा। ये टैक्स पेड लिखा है हमने यहाँ पर, टैक्स पेड। देखो जरा कैसे लिखना है। टैक्स पेड की फिगर कितनी है भाई आपकी? 1,20,000 है ना। टैक्स पेड की फिगर 1,20,000, और उस 1,20,000 में से रिफंड कितना आया? 10,000, तो उसे माइनस कर दिया रिफंड 10,000। तो अब टैक्स पेड की फिगर फाइनली कितनी होगी? 1,10,000, 1,10,000। ऐसे लिखो इसको। ये इसे कहते हैं नेट ऑफ रिफंड। क्या बोलते हैं इसे? नेट ऑफ रिफंड। ये देखिए, ये रहा आपके सामने बोला गया था, इस जगह पे अपने नोट्स को देखेंगे तो यू विल सी दिस। ये रहा नेट ऑफ रिफंड, नेट ऑफ रिफंड। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन और अराइज होता है। वो कहते हैं सर कि आपने रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ माइनस किया, किया इधर माइनस किया, इधर देख ले भाई, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया था पीछे से, यहाँ से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया। अब कहीं और जाके इसे प्लस होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। आप बोलो आपने तो फिर माइनस कर दिया यहाँ पर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। लेकिन ये माइनस नहीं हुआ, माइनस माइनस और ये प्लस ही हो रहा है। वरना मैं क्या करता? -1,20 करता और प्लस कितना करता? 10। तो वैल्यू कितनी आती? 1,10,000 नेगेटिव ही तो आता। तो भाई ये प्लस ही हुआ है, रिफंड जो है प्लस हुआ है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टैक्स पेड में जुड़ा है ये। तो हमारी वैल्यू कितनी बन गई? -110। टैक्स का ट्रीटमेंट पूरा हो चला। चलिए, अब टैक्स का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया तो हम आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड बताइए क्या करना है इसका? नॉन कैश, नॉन कैश तो नहीं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं क्या करूंगा? इसे ऑपरेटिंग में माइनस करूंगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में प्लस करना चाहिए था। इन्वेस्टिंग बना नहीं रहे अभी हम। क्या करेंगे? इसे ऑपरेटिंग में चले जाएंगे। कहाँ? डिविडेंड रिसीव्ड इस जगह पे, यहाँ माइनस डिविडेंड रिसीव्ड। व्हाट इज द डिविडेंड रिसीव्ड की वैल्यू देखिए। डिविडेंड रिसीव्ड की वैल्यू हमारे पास आई कितने की? 20,000 रुपए की। डिविडेंड रिसीव्ड है 20,000। डिविडेंड रिसीव्ड 20,000 रुपए का, ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है जी, डिविडेंड रिसीव्ड हो चला आपके पास। अगली वैल्यू क्या आपके पास है अब? डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो इस कैटेगरी में जाता ही नहीं है। डिक्रीज इन करंट असेट्स का क्या करना है आप लोगों ने? जगह बनी हुई है आपके पास, ये रही। डिक्रीज इन करंट असेट्स ये रहा, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स। व्हाट इज द वैल्यू? डिक्रीज इन करंट असेट्स की वैल्यू हमारे पास आई कितनी? 40,000। विल पुट 40,000 ईयर, ऐसे। फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 70,000। इंक्रीज इन करंट प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कितने का है? देखिए, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 70,000 रुपए का। विल पुट 70,000 हियर, 70,000 का। ठीक है जी। इसके बाद है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। उसे क्या करना है? माइनस करना है यहाँ। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, 10,000। विल पुट द वैल्यू 10,000 यहाँ, ऐसे। ठीक है। इसके बाद और चलें आगे थोड़ा सा। इंक्रीज इन करंट असेट्स, यहाँ माइनस। इंक्रीज इन करंट असेट्स कितने का? 60 लाख। कहाँ से आ गया रे? 60,000। देखो सारी वैल्यू टच हो चुकी है, एवरीथिंग वी हैव टच। बचा है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका अपने क्वेश्चन को करने का। सारी वैल्यू हमने अपनी जगह पे प्लेस कर दी है। अब ऐसा करने के बाद ये वैल्यू पूरी लिख लीजिए पहले आप। हमें ना इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि टैक्स जोड़ा नहीं घटाया, क्योंकि आपको मालूम है हर चीज का डेजिग्नेटेड स्पेस है। आप डालेंगे उसके अंदर, आपका काम हो जाएगा। चलो अब क्लोज करते हैं। सबसे पहले ये सब नोट कर लिया? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उन्होंने नोट कर लिया इसे? हेलो, जो लोग ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या उन्होंने नोट कर लिया इसको? और एक बार इससे पिछला वाला दिखा दो, पहला वाला। ये लीजिए पिछला वाला, ये रहा। ये पिछला वाला वैल्यू डाल दिया आपने अपनी जगह पे।
कर लिया। जल्दीबाजी नहीं बचाएंगे, आराम से करेंगे इसको। नेक्स्ट वाला सर। अच्छा, अब अगले वाले पे चले जाइए, ये रहा अगला वाला। तो आगे चलिए थोड़ा सा। अरे बोल भाई, ऑनलाइन में आगे चलो। यस। हाँ सर। आज अब ये टोटल कर लीजिए इसका फाइनल। इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कितना हुआ वैल्यू बताइए। टोटल करिए सारा, कितना होता है? 9,35,000। 935 वैल्यू ये आ गई आपके पास। इस वैल्यू को कहाँ डालना है? यहाँ डालना है, इधर 9 लाख। आउटर कॉलम में, यहाँ कुछ नहीं, आउटर। 9,35,000 आउटर कॉलम में। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 1,80,000 आउटर। इसका लाइन डाल के यहाँ कितना करेंगे, यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आई है? 1,10,000 ब्रैकेट में आई है। और लाइन डाल दिया इस तरफ से। अब अब आप देखिए, उसका टोटल करिए कितना आता है। दिस वैल्यू इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा ये। पक्का 10,05,000। होपफुली ठीक होगा, 10,05,000। और इस तरह से इसने वैल्यू को करा यहाँ पर। ये निकल गया। ठीक है जी, अगले पेज पे चले आप। अब 10,05,000 आपने यहाँ से उठाना है। ठीक है। और इस तरफ चलते हैं। ये कितना, 70,000। 1,10,000 ये वैल्यू है। और ये इसको माइनस में करेंगे, 70,000 ब्रैकेट में ये वैल्यू है। इतना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? यहाँ देखिए रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकल रहा है आपके पास। 60,000। ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई? इसका ये 10,05,000 ये, प्लस वो, और माइनस ये कितना आ रहा है? 10,45,000। अच्छा, अब 10,45,000 में से हम क्या इसको अंदर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0,005, है ना? क्या, सॉरी ये गलत कर दिया। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू? 10,45,000 यहाँ आएगा। 10,00,000 कितना बोले? 45,000 यहाँ पर आएगा। उसमें से माइनस करा 140 तो कितना आ गया? 9,35,000 आ गया। उसमें ये प्लस करा तो 0,000 कितना? 10,10,000। ये आपका फाइनल आंसर क्या है, मैच करता है आपके आंसर के साथ? एक बार देख लेते हैं। ये आपका आंसर है, ये रहा। 10,10,000 इज योर आंसर। और ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तुम्हारी कहाँ गलती हुई थी? क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्ट करना नहीं आता था। हो गया। तो लास्ट क्लास में जल्दी में हमने इसे छोड़ा था, अब हमने इसे पूरा किया। दिस इज हाउ यू हैव डन इट। ये बना आपका एक क्वेश्चन, जब आपके पास लूज इंफॉर्मेशन हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। अब लेके चलें, हाँ। इससे पहले देख लीजिए, ये रहा। सारी एक्टिविटी का टोटल करिए। हो गया, सबने देख लिया। ये सबसे पहले पेज पे आपने इंफॉर्मेशन लिखी, बढ़ाऊं आगे। ये आपका दूसरे पेज पे कुछ जगह खाली छूटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देर शुड बी नो मॉरल गिल्ट। फिर आपके पास ये वैल्यू थी। तीन चीजों में हमने ये तीन हिस्सों में से काम करा है। मतलब आपका तो एक ही पेज पे आ गया होगा, मेरा 2-3 पेज पे चला गया काम। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। चलो देखते हैं हम। अब लीजिए यहाँ पर 19 हो चला था हमारे पास से।
अब मैं थोड़ी दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अब लीजिए आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपके पास पूरी बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है? पूरी बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, ये रही पूरी बैलेंस शीट। और इसमें क्या गिवन है आपके पास? रिजर्व सरप्लस भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, मशीनरी भी है, टेंजिबल गुडविल भी है। और ये एक एडजस्टमेंट कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 3 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करते इसको, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन बिना एडजस्टमेंट्स के, जिसमें एडजस्टमेंट्स कोई ना हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की तरफ नजर डाल लेते हैं, फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। आओ जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं, जो कि पिछली बार भी देखी थी। इन्वेस्टिंग में ऑपरेटिंग की तरह लटके झटके नहीं है कि कहीं प्लस करो कहीं माइनस करो, कहीं बिफोर निकालो कहीं आफ्टर निकालो, नो सच थिंग इज देयर। यहाँ बड़ा सिंपल सा है। इनफ्लो इन्वेस्टिंग है तो प्लस, आउटफ्लो है तो माइनस। तो देखिए जैसे कैसे। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब पैसा आना। सेल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क। ठीक है, सेल ऑफ। और इधर क्या? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इधर रिपेमेंट रिसीट फ्रॉम अ लोन एंड एडवांस। लोन एडवांस किसी को दिया, उसका पैसा वापस आ गया। इस पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसे रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अदर देन ऊपर वाला। ये डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया। और क्या मिल गया? इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि ऊपर माइनस हुआ होगा। इंश्योरेंस क्लेम माइनस हुआ होगा तो यहाँ प्लस। बच्चा पता क्या करता है? ऑपरेटिंग में प्लस माइनस कर देता है। अरे भाई, ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होगी ना, इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग में जाके जुड़ेगी ना। हाँ, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पहला डेस्टिनेशन ऑपरेटिंग होगा, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग। इसका ध्यान रखना। पता, ऐसा नहीं कर देना कि कुछ भी तरह की एक्टिविटी हो उसे ऑपरेटिंग में प्लस माइनस कर दो। बोलो जी आपने तो सिखाया था। हमने तो तब सिखाया था ना आपको जब वो ऑपरेटिंग वाला पार्ट था। माइनस क्या होगा? लेस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म के अलावा, परचेज ऑफ गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, किसी को लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट ही तो है आपका, वो माइनस होगा। और कैपिटल गेन टैक्स, वो भी माइनस होगा। याद है टैक्स की पेमेंट ऊपर ऐड करना है यहाँ पे और माइनस। नीचे, यहाँ यहाँ वो इन्वेस्टिंग वाला टैक्स यहाँ माइनस होगा, वो ऑपरेटिंग में माइनस नहीं होगा, ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग वाला माइनस होगा। नलीफाई करते हैं इफेक्ट को। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए फाइनेंसिंग में बड़ा बढ़िया है, प्लस माइनस करना है सिर्फ। ठीक है, कैसे प्लस माइनस करना है? आइए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बोरोइंग डिबेंचर्स। प्रोसीड्स मतलब पैसा आया, इक्विटी से पैसा आया, प्रेफरेंस से पैसा आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर लोन से पैसा आया, लोन रिसीव्ड शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, उससे पैसा आया। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, कैश क्रेडिट बढ़ रहा है, तो भाई फाइनेंसिंग का इन्फ्लो ही तो हुआ, उधारी तो चढ़ी है आपके ऊपर, आपके डेट का प्रोपोर्शन बदल गया ना। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स। पता चला डिबेंचर इशू है 1 लाख रुपए के और 10% डिस्काउंट है उस पर, तो आप यहाँ 90,000 लिखेंगे। 1 लाख प्लस माइनस कितना? 10। फाइनल पैसा आपके हाथ में कितना आएगा? 90,000 ही तो आएगा। और जो प्रीमियम होगा उसका क्या करेंगे? उसे ऐड करेंगे। अगर आपने शेयर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे तो उसका प्रीमियम आप ऐड करेंगे। ठीक है। रिडम्पशन रिपेमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कैसे? पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो आउटफ्लो से माइनस होगा। ठीक है। और इस पर नोट नंबर 6, उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, नोट नंबर 6 अभी नहीं पढ़ते। रिपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो, घट रहा है तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। कैश क्रेडिट होता है बैंक से आपने उधारी ले ली, ओवरड्राफ्ट तो आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते हैं। फाइनली माइनस क्या होगा? डिविडेंड पेड इंटरिम, डिविडेंड पेड फाइनल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म वन, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंस अगर कोई होगे तो वो, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर विद प्रीमियम वो, और डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स ऊपर ऐड नीचे माइनस, बोलो क्या बोलना है? इंटरिम डिविडेंड कहाँ आता है? अच्छी खासी शादी कराई थी क्लास में मैंने इंटरिम डिविडेंड के लिए, और तुम वो क्लास अटेंड करी नहीं और तुमने रिकॉर्डिंग देखी। क्यों? तुम कहीं भी गई थी, उसके बाद आने के बाद। इंटरिम डिविडेंड का किस्सा मैंने पहली क्लास में समझाया था आपको, एक एग्जांपल लेके बताया था क्लास में। नहीं बताया? क्या इंटरिम डिविडेंड नहीं बताया?
एक अजीब सा लड़का और सुंदर सी लड़की बनाई थी बोर्ड पे। है, क्या होता है इंटरिम डिविडेंड बता। है, कहानी कहानी याद है ऐसे। इंटरिम डिविडेंड मैंने यही कहा था कि तुम्हें कहानी याद रहेगी लेकिन कंसेप्ट याद नहीं रहेगा। अबे चट मंगनी पट ब्याह। इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन अ ईयर पेड इन द सेम ईयर। proposed dividend proposed in a year and paid in the next year. तो करंट ईयर का proposed dividend contingent liability, प्रीवियस ईयर का proposed dividend is a payment of the current year। तो जब मैं डिविडेंड पेड बोल रहा हूँ तो proposed dividend वो प्रीवियस ईयर है। मेरा तैयारी चल रही है मेहंदी की। हो गया। डिविडेंड टैक्स का क्या करना, ऑपरेटिंग में पहले डेस्टिनेशन क्या ऑपरेटिंग में जुड़ेगा वो बिफोर टैक्स के लिए, और यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या देख लिए, सारे के सारे स्ट्रक्चर को देख लिया। आइए आप करते हैं क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों है विदाउट एडजस्टमेंट्स। पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। और आप देख लेंगे जब वो कर लेंगे ना, जब वो कर लेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, और एक एडजस्टमेंट बताऊंगा, तब मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जो 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। तब आपको लगेगा इतना टुच्चा क्वेश्चन आता है। लेकिन हम लोग नहीं कराएंगे, हम तो खूब इंटेंसिटी से कराएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सीबीएसई के अलावा सीयूटी भी है। तो इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन में अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी लेके चलूंगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। आपकी बुक में क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट्स है। कोई बोलना चाहता है कुछ ऑनलाइन में? वैभव तुम्हारा माइक बार बार ऑन हो रहा है। सॉरी सर। ये रहा। ये क्वेश्चन 40 है, आपको बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, और ये खूब सारी चीजें आपके पास गिवन है, और यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। देयर इज नो एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट हुई भी तो नहीं, कोई नहीं, 15% डिवेंचर, इस पे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। 41 इसमें ज्यादा आइटम दिख रहे हैं मुझे। हाँ, इसी को ले लेते हैं। चलिए, विल टेक दिस क्वेश्चन 41। पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन करते हैं कैश फ्लो का, बिना एडजस्टमेंट के। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट दिस। 41 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो आप मुझे पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले। और कैसे करना है, अच्छा मैं भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। एक नंबर आपको मिल जाएंगे, चाहे आपको कंसेप्ट आता है नहीं आता, चाहे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भूल गया, याद है ये कुछ नहीं आया, एक नंबर कैसे मिलते हैं उसका तरीका बता देता हूँ आपको। मतलब आपको एग्जाम में आपको लगे कि यार कैश फ्लो तो छूट रहा है, तो कोई बात नहीं, एक नंबर लायक काम आप करके जाइएगा। मतलब गारंटी है मेरी, कोई आपका एक नंबर काट ही नहीं सकता, और वो इतना आसान है, उसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए होता। अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा ये, क्वेश्चन 41, पेज नंबर 11। यहाँ लिखेंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट होगी, उसके बाद लिखेंगे आप एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ऐसा बनेगा। और सुनो इधर क्या करना है आपको, पर्टिकुलर्स, ऐसे यू विल राइट रुपीज, रुपीज, रुपीज। थोड़ा और आगे चलेंगे, पर्टिकुलर्स। अभी क्वेश्चन करना शुरू मत करना, मेरे साथ साथ करना। ठीक है जी। सबसे पहला पार्ट ए, कैश फ्लो। सबसे पहले ए में क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सी वर्किंग नोट, लिख देंगे जरूर से। हाँ लिखेंगे। इसके बाद प्लस
नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, अंडरलाइन कर दीजिए उसको ऐसे। फिर थोड़ी जगह छोड़कर नीचे माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ऐसे उसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या कह रहे हो? नहीं, नीचे रिसिप्ट होगा, नीचे रिसिप्ट होगा। ये लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसे लिख लिया। अगले पेज पे चलेंगे। प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अंडरलाइन कर देंगे इसको। थोड़ा स्पेस देके नीचे माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये शॉर्टकट ना लगाना। कौन सा शॉर्टकट नहीं लगाना है? एरो वाला शॉर्टकट, सी ए एरो ऊपर नीचे, ऐसा नहीं करना। क्या बन जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड। इसे छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है जी। इतना छोड़ने के बाद अब हम लिखते हैं अगले पेज पर बी। बी पे लिखेंगे आप क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऐसे, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। थोड़ा स्पेस देके नीचे आ जाएंगे, थोड़ा स्पेस देके नीचे, यहाँ सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसा लिख के यू विल अंडरलाइन इट, ठीक है जी। ये करने के बाद और देखिए क्या करना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, और पूरा दिखाऊंगा। रुक जाओ, तुम पहले से करने दो, मुझे पहले फॉर्मेट बनाने दो। ये होने के बाद आप क्या करते हैं? जब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस तीनों आ जाता है, फिर क्या लिखते हैं आप यहाँ पर? इस जगह पे लिखते हैं आप नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन। अच्छा सुनो, ये ना, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज लिखेंगे, नेगेटिव आया तो डिक्रीज लिखेंगे। तो मैं जगह छोड़ दो, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसे। और ये जो होगी लाइन आपकी, ये लाइन ऐसे चली जाएगी इस तरह से, ऐसे। ये लाइन थोड़ी सी और नीचे की तरफ जाएगी ऐसे, और नीचे की तरफ लाइन ऐसे। फॉर्मेट बना लेंगे एक बार, उसके बाद काम देखो कितना आसान है। हाँ, छोटा, अभी छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, दिख जाएगा आप। मैंने अपने हिसाब से बनाया, मैं तो स्ट्रेच करूंगा, बड़ा लिख लूंगा। तुम अपना हिसाब रखो। छह छह लाइन की जगह छोड़ो, छह छह लाइन की जगह, 6 लाइन की जगह छोड़ो, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और प्लस ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। अब एक चीज देखो, अब आपको एक नंबर कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ पहले। सबसे पहले एक नंबर कैसे निकलता है। हाँ, एक नंबर कैसे जीते हैं देखो। नहीं, अच्छा, तुम नोट, आरबीआई देखो तुम हटाने वाली है, बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सुधर जाओ, अपने हरकतों से बाहर जाओ।
इधर देखिए, इधर देखिए, ये करंट इन्वेस्टमेंट्स है। क्या है ये? करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या था? एक तो ये आएगा, और एक ये कैश इक्विवेलेंट, कैश, दो चीज आएंगी। ठीक है। आपकी पहले पहली फिगर ये 134 है, और दूसरी फिगर ये वाली है, और फिर ये फिगर है, और ये वाली फिगर है। इसी फिगर से आपका एक नंबर बन जाएगा। आओ दिखाता हूँ कैसे। करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब तक करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बोले कि ये करंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तब तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही लेके चलना है उनको। अब इन्हें कैसे प्लेस करते हैं, आइए देखते हैं। हमने लिखा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे। बताइए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट था। ओपनिंग वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट की कितनी है बताइए? वो रही 134। यहाँ लिखा 134। देखो यहाँ नीचे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे। अबे तुम भूल गए यार, देखो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का टोटल इंक्रीज डिक्रीज, प्लस ओपनिंग, क्या आएगा? क्लोजिंग। वो कर रहा हूं मैं, तो मैं क्लोजिंग वाले स्टेज पे हूँ। 134 लिख दिया। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है? कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कितना क्वेश्चन में बोला कैश एंड कैश इक्वलेंट? 70,000 का। आई राइट 70,000। भाई इसका टोटल करिए, कितनी वैल्यू आती है ये? टोटल इज व्हाट? 2,04,000। एवरीबडी इज ओके? 2,04,000 आपने इतना कर दिया। यहां तक कर लिया। दिस इज फाइन विद यू? समझ पाए क्या किया? यहाँ लिख दिया नेट इंक्रीज या डिक्रीज, वो बाद में पता चलेगा हमें, और ड्यूरिंग द करंट ईयर करके। इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर्ड कर दूं जरा, जगह बेमतलब में बेकार हो रही है। रुक जाए एक मिनट। यहाँ हम लिख रहे हैं नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसे। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट को अंडरलाइन कर दें। बातें नहीं कर ले, मेरे साथ साथ देख ले मैं क्या कर रहा हूँ। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट में पहली फिगर क्या आई थी आपके पास? करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू लिखी थी आपने यहाँ पर? 134। यू विल राइट 134 ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे क्या? कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। वो कितना आया था? 40,000। अंडरलाइन कर दिया। टोटल कितना आया ये? 174,000। ऐसे, इसे भी अंडरलाइन कर दिया ऐसे। ठीक है जी। और क्या चीज? किसने बोला? ये फिगर कितनी है? 1। अच्छा ठीक है। 1 लाख, देख लेता हूँ। 134 और 70, ठीक है। 1,34,000 और 70,000। ठीक है जी। अंडरलाइन कर देंगे इसको ऐसे, और नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, और ऐसे। ठीक है, ऐसे। इसके बाद नीचे, और ये ओपनिंग डालने के बाद ये फिगर ऐसे। चलिए, नीचे लिखेंगे क्या? क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीज आ रही है बताइए? पहली फिगर आ रही है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 50,000। करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 50,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था? 94,000। 94,000। चलिए भाई, ये टोटल कितना आया? 2,04,000। और ये टोटल कितना आया? 1,44,000 आया। इसके प्रेजेंटेशन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। भाई सुनो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का टोटल ये है, नीचे वाली फिगर। ये फिगर जो है आपकी ABC का तीनों का टोटल बनेगा ये। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, हमें पता ही नहीं, अभी तो हमने क्वेश्चन ही नहीं करा। लेकिन उसके बाद इस फिगर पे अगर आप ओपनिंग जोड़ेंगे तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। हाँ है ना? इस फिगर में आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए वो? दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? दैट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग। ये तो हमें मालूम है, रूल ऑफ थंब है। अब बजाय अड़ोस पड़ोस में पूछने के, क्लियर डाउट फ्रॉम मी, क्या है बता। मतलब तुम्हें क्या बताया था मैंने कि आपके पिताजी ने आपको 1 करोड़ रुपए दिया या 10 करोड़ दिया, बोला जा बेटी उड़ा ले। तुम 10 करोड़ लेके चली, तुमने उड़ा दिया। जब तुम नीचे आई तो तुम्हारे पास 2 करोड़ थे, तो कितने उड़ाए? 8 करोड़ उड़ाए। तो क्या है, हम मेरे पास उड़ाए कितने हैं, बचे कितने हैं, मैं ऊपर की फिगर नहीं निकाल सकता? तो हमारे पास जनरली क्या होता है, हमारे पास इन तीनों को टोटल करने के बाद ये फिगर आती है। इस फिगर को मैं इसके साथ जोड़ के क्या करता हूँ, रिकंसाइल करता हूँ कि टोटल आ रहा है नहीं आ रहा। वही तो था कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज व्हाट? रिकंसाइलिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग एंड कैश कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। वही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो जब इन तीनों का टोटल यहाँ आएगा, उसको ओपनिंग के साथ मैच करूंगा जो कि गिवन है, तो इट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग जो कि गिवन है। तो जो गिवन है मैंने रख दिया उसको पहले। अब मुझे बताइए, ये 24 है और ये कितना है? 44 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 60,000। क्या प्लस या माइनस? अब प्लस करेगा तो 264 नहीं हो जाएगा? अगर ये 2,04,000 है, ऊपर क्या प्लस या माइनस करूंगी 144 आ जाए? कॉमन सी चीज। कितना? -60,000। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा क्या? 60,000 ब्रैकेट में 60,000। और यहाँ क्या आ जाएगा? नेट डिक्रीज। यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को मिला के कितना आना चाहिए? 60,000 आना चाहिए। एक नंबर मिल गया। यू गॉट 1 मार्क। इसमें एक नंबर मिल गया। अभी अब तुमने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करा ना, और एक नंबर मिल गया। हाँ, हो गया। दैट्स योर टास्क। काम हो गया आपका आराम से। ठीक है, तो ये क्या है कि अपने आप को सेफ रखना। और यही चीज लोगों से गलत होती है। यही चीज लोगों से क्या होती है? गलत होती है। तो आपने ये सीख लिया तरीका। अब कभी भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये नीचे की फिगर तो आपको डालना आता ही है। आपको मालूम है कि इंक्रीज डिक्रीज और ओपनिंग जोड़ूंगा तो क्लोजिंग के बराबर आएगा। ओपनिंग भी आपके पास गिवन और क्या है, क्लोजिंग भी आपके पास गिवन है। दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। आपने दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ डाला और अपना काम कर लिया। अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या चीज? अरे यार, इधर गर्मी लग रही है, कंबल पहन के आई है लड़की। हो गया। एक नंबर मिल गया। किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक अपना लेना यू विल गेट, में आंसर ठीक आना है। और ऊपर से आपका आंसर वेरीफाई होगा कि ये आना ही आना है। देयर इज अ वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर। आइए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो ये तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हमने सीख लिया। आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए अब। चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है क्वेश्चन में। इज देयर एनी एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन? कोई एडजस्टमेंट दिख रही है? नहीं दिख रही है। कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं दिख रही है। नहीं है। आओ शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। बताइए शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या हो रही है, और हमें इंफॉर्मेशन कैसे लेके चलनी है? ऐसे वी हैव टू मूव राइट से लेफ्ट की तरफ करना है। शेयर कैपिटल कितना है? 6 से 8 हो गया। क्या मतलब है इसका? फाइनेंसिंग का इनफ्लो। क्या मतलब है इसका? फाइनेंसिंग का इनफ्लो। इस पर टिक लगाइए।
और कहाँ चले जाइए, इस तरफ चले जाइए, ये रही फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रही, प्लस शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल है आपके पास क्वेश्चन में? 2 लाख। तो यहाँ ऐसा आउटर कॉलम यहाँ लिखेंगे 2 लाख। जिस कॉलम में डालूं उसी कॉलम में डालते चलना, और देखना कितना स्मूथली क्वेश्चन होगा। क्या एवरीबडी इज ओके? प्लस कर दिया, इसमें तो प्लस माइनस ही करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 1 है। क्या नोट नंबर 1 है, देखिए। सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने का है? 3 से बढ़कर क्या हो गया, 4 लाख। इस पे टिक लगाया, और यहाँ भी टिक लगाया इस जगह पे। और कहाँ चलेगा अपने क्वेश्चन में? यहाँ वर्किंग नोट में, इस जगह पे यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने का है? 1 लाख का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कैसे पता लगा 1 लाख है? कैसे पता लगाया 1 लाख? देखो यहाँ पर, ऐसे पता लगाया आपने, ये रहा। 3 से 4, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर माइनस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? 4 लाख माइनस 3 लाख कर रहा हूँ। ये मेरा आंसर है। कैसे निकलता है ये? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसको माइनस करके निकालते हैं ऐसे। तो आपका क्या हो गया? लिख लिया सभी ने इस पार्ट को? सो आपका ये पार्ट खत्म हो चुका है। चलो नीचे चलते हैं दोबारा से ऊपर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1 लाख से 1 लाख है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना इसका। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नंबर 2, शॉर्ट टर्म बोरिंग नंबर 2 लिखा है। और नंबर 2 देखते हैं क्या है। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। 50,000 से क्या हो गया, 0, मतलब आपने चुका दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया, आपने चुका दिया। इसे क्या करेंगे? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहाँ जाएगा ये? इस तरफ, यहाँ। अच्छा थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस जगह पे, माइनस करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कितना था? 50,000 का। एंड आई पुट दैट इन ब्रैकेट, क्योंकि मेरा आउटफ्लो हुआ है। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, मतलब ब्रैकेट में कर दिया। ये पार्ट भी ठीक है भाई सबके लिए? ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ गया? हाउ डज इट मैटर? क्या पढ़ा था अभी? क्या पढ़ा था बताइए? रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, क्या है? क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए आगे, इस तरफ चलते हैं फिर अब। शॉर्ट टर्म बोरिंग खत्म। ट्रेड पेबल, ये क्या है मेरे लिए? ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी क्या हुआ? आप बोलेंगे करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के अंदर अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गया तो उसे फाइनेंसिंग मानना है। लेकिन अगर ये आ गया तो इसको क्या मानना? इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। ये बढ़ रहा है घट रहा है? करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कहाँ जाएगी करंट लायबिलिटी का डिक्रीज? आइए देखते हैं। ये इधर करंट लायबिलिटी का डिक्रीज, माइनस ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल की वैल्यू बताइए कितनी है? ट्रेड पेबल की वैल्यू 8,000। अब एक काम कर रहा है, आपको थोड़ा सा समझ लेना आप। ये जो है ना 8,000, इसको इनर मोस्ट कॉलम में डालना, ना इधर ना इधर, एक कॉलम शिफ्ट हो जाओ। सिर्फ ऑपरेटिंग, मैं बताऊंगा रीजन क्या है। इनर मोस्ट में डालना है इसे। आपके स्कूल में इधर उधर, मैं थोड़ा सा अलग करवा रहा हूँ, थोड़ा इनर मोस्ट में डालना, आपको पता चलेगा रीजन इसका भी। मतलब एक कॉलम शिफ्ट हो जाना इस तरफ, ठीक है। चलो, ये हमने कर लिया। इसके बाद आए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या हुआ, देखिए आप। ये 560 से कितना हो गया, 850, कितना बढ़ गया? हाँ, 1, 290, 290, 290 क्या इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग के अंदर, ये रहा, माइनस नीचे, माइनस प्रॉपर्टी है। अच्छा सॉरी, गलत जगह पे चला गया है। हाँ, इस पे नहीं जाएगा, ये दूसरे में जाएगा, यहाँ, यहाँ माइनस, इधर जाएगा ये, माइनस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्या वैल्यू थी इसकी? 2,90,000। पुट दैट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में रखना है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा हौच पौच होगा, बाद में स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें। लिख लिया सबने? आसान है डालना, डाल दिया।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, कितना, 72,000, 72,000, ठीक है जी। फिर दोबारा वहीं जाऊंगा, क्या करूंगा, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कितना, 72,000। मैंने थोड़ी जगह कम छोड़ दी है, थोड़ा सा। हाँ, 72,000, जगह कम छूटी है, आगे चलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हमने कवर कर लिए, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट हम कवर कर चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे, इसलिए सेफ हो जाते हैं। कई लोग करंट इन्वेस्टमेंट को करंट असेट्स में डाल देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। अब आ रही है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री के साथ क्या हुआ, घट गया। तो घटना क्या करती है इन्वेंट्री का घटना, क्या करते हैं इन्वेंट्री का घटना, बताइए। प्लस, प्लस इन्वेंट्रीज कितना, कितनी वैल्यू इन्वेंट्रीज की बताइए, 6,000, यहाँ रख दिया 6,000, ये वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, 6 कैसे हो गई, 6 ये ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के साथ क्या हुआ, 92 से घटकर 38 रह गया, कितना घटा, 54,000। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल का घटना प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना कितना हुआ, 54,000, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल भी चला गया। यहां तक ठीक है कहानी, सब चला गया। चलो यहाँ चलते हैं। और ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी हम कर चुके हैं, अब कुछ बचा है, ये बचा है अभी नीचे। हाँ, ये तो हो गया, क्वेश्चन में खत्म, खत्म क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज डन। अब तुम बोलोगे हमारा तो बहुत सारा खाली स्पेस छूट गया, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ मैटर, है ही नहीं, इसमें तुम था ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें सब कुछ होता है। हाँ, ये तो इनिशियल क्वेश्चन था। अब मेरे पास कुछ, देखिए इससे मैटर ऑफ चांस इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आगे होगा, इसमें नहीं था कुछ भी। अभी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम थी, बाकी क्वेश्चन में इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन लिया अभी। सबसे पहले उसे पूरा करिए, ये वाली फिगर को, ये फिगर, दिस वैल्यू इज 1 लाख ओनली, कहाँ चले गए, इस तरफ चले गए। ये हमने लिख दिया यहाँ पर कितना, इसको हम क्या करेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। ये वैल्यू क्या हो गई, नील, ये वैल्यू क्या हो गई, नील। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया, 1 लाख आया। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता नील लिखने से, इसे मेरे साथ साथ करते चलिए। लिख लिया, अगले पे चल रहे हैं। देखो कहाँ डाल रहा हूँ मैं नील, मिडिल कॉलम में डाल रहा हूँ, क्योंकि आउटर कॉलम में 3 चीजों के लिए रखूंगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के टोटल के लिए, ताकि हौच पौच ना हो। इस तरफ चले आए, उधर इसका टोटल करिए कितना आया, 60,000 यहाँ रख लिया, इसका टोटल कितना आया, 8,000 यहाँ रख लिया, ठीक है, ब्रैकेट में। और इसको ऐसे लाइन डाल दी, ठीक है। अब बताइए पिछले टोटल पे कितना था, 1 लाख, 1 लाख प्लस 60, 160, और माइनस 8, 152 आपके पास आ गया, ठीक है। टैक्स की वैल्यू क्या है, नील, टैक्स की वैल्यू क्या है, नील, कुछ नहीं है टैक्स। अंडरलाइन करके क्या निकाल लिया नीचे करके, अब क्या निकला मेरे पास, ये वैल्यू टोटल करिए, 1,52,000, ठीक है जी। इसे डबल लाइन से क्लोज कर दिया, और क्या लिखा इसके लिए, इसे क्या नाम दिया, इसको इसको अंडरलाइन करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद क्या नाम दिया इसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये नाम दिया। और इसको आउटर कॉलम में लिख दिया, इसको कहाँ लिखा आपने, इसको उठा के आपने लिख दिया आउटर कॉलम में, 1,52,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के साथ जुड़कर इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा, इसलिए हमने यहाँ डाल दिया। 152 आपका आंसर मैच कर गया, एक पार्ट, ठीक है। और चलते हैं आगे, ऑपरेटिंग पता चल गया, बहुत खाली स्पेस छूटा, लेकिन मैंने अपने फायदे के लिए छोड़ा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो भी भर जाएगा। दिस इज फाइन। चलो अगले पे चलते हैं, इस पर चलते हैं। ये टोटल करिए कितना आया, हाँ कितना टोटल है देखिए ये वाला,
362 ब्रैकेट में है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, डबल लाइंस, इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। और ये क्या नाम दिया इसको, क्या बोला इसको हमने, या छोड़ दीजिए, लाइन डालने की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं हम क्या, कैश। इसको बोला कैश यूज्ड इन, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। और आउटर कॉलम में डाल दिया 362 ब्रैकेट में। कोई दिक्कत है बताइए, हो गया। चलिए, और इस पे चलते हैं अब, इस वाले पे। ये टोटल कितना आया, 1,50,000 पॉजिटिव है। अब हमने क्या किया, इस 1,50,000 को आउटर कॉलम में डाल दिया, 1,50,000 आउटर कॉलम में डाला। और क्या लिखा है यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। ठीक है जी। पिछले पेज पे देखिए क्या था, 152। इस पेज पे कितना है, 150। 152 और 150 कितना हो गया, 3,02,000। ऊपर कितना, 3,60,000। आंसर कितना आया, 60। एक नंबर पक्का हो गया था, इजी। ये आपके आंसर का मैच है। ये आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये तभी चलेगा जब फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और आखिरी, जब हम बच्चा क्वेश्चन करता है ना आखिर में, इसमें बड़ी हौच पौच करता है। आई थिंक दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट। ये एक नंबर, 100% एक नंबर इस जगह पे एग्जामिनर देगा आपको, क्योंकि आपने आपने ये चीज ठीक निकाल दी है। अच्छा, अगर मैं ऊपर प्लस माइनस लेके चलूंगा तो ये गलत भी आ सकता है, यहां से तो गलत हो ही नहीं सकता। रिकंसिलेशन है भाई, इसका और इसका डिफरेंस ये होना ही होना है। तो इसलिए एक नंबर का काम तो, और रूल ऑफ थंब के हिसाब से आपका पक्का हो चला है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने क्वेश्चन किया, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, नहीं भर पाया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में भर जाएगा। ऑपरेटिंग कैसे लिखी, इन्वेस्टिंग को कैसे लिखा, प्लस माइनस करके। मैंने थोड़ा जगह कम छोड़ी थी, आप जगह ज्यादा छोड़ना। और नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ओपनिंग जोड़ा, और नीचे लाइन डाल के किसके बराबर आ गया, वो क्लोजिंग के बराबर आ गया। और आपका आंसर मैच कर गया। ये था एक क्वेश्चन जब हम क्या करते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स, इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ, वर्किंग नोट ये देखिए, ये रहा, इतना ही वर्किंग नोट है बस। इसे नोट करिए, और करेंगे उसको एक क्वेश्चन को और, वो हमारी हेल्प करेगा। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन। कुछ है नहीं, मजाक मजाक क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसमें काफी कुछ है। वैसे विद एडजस्टमेंट है, लेकिन ये एडजस्टमेंट कुछ ही नहीं है, मजाक एडजस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसे लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें करना है। बनाइए फॉर्मेट दोबारा से। ऑपरेटिंग इन, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनेगा। ये क्वेश्चन है, एक एडजस्टमेंट छोटी सी है, इसका मैं वैसे ही करवा दूंगा। क्या लिखा है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या करना है इसको, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, खत्म, यही एडजस्टमेंट है। ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जुड़ेगी, और फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगी, बस। तो कुछ भी नहीं है, बोलना है कुछ। चलिए, आइए अब क्या करते हैं, देखिए। फॉर्मेट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी बुक का है। फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। ये लीजिए, फॉर्मेट बना रहे हैं आपके साथ यहाँ। ये सब सारी की सारी चीजें बना लीजिए, फटाफट से फॉर्मेट बनाइए। ये हमारा स्ट्रक्चर है। विच क्वेश्चन नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ,
क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले थे हम लोग? 40, 42। पेज नंबर हमारे पास कौन सा है ये? 5 पॉइंट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ऑपरेटिंग का स्ट्रक्चर हो गया, और ऑपरेटिंग को पूरा कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर हो गया, और फिर ये जो हम वर्किंग नोट में काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर सब लोग रेडी कर लीजिए पहले। ये सारा स्ट्रक्चर मेरे पास तो बना बना है, मुझे तो मिटाना है, मेरा काम आसान है। आप लोग बनाइए स्ट्रक्चर फटाफट से। ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रक्चर बना लेंगे, देन आई स्टार्ट द क्वेश्चन। करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप अपनी जगह वैसे बना के चलिए। मेरे पास क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था आपको? उठा लीजिए किसको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उठा लीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन में ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ। करंट करंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देयर इज नो करंट। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग कितना है? 8 और 7200, यही है आपके पास। और तो कुछ है नहीं। पिछले क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी था ना, यहाँ तो है ही नहीं। अब देखिए करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है भाई आपके पास? कितना? 8000। 8000 बाहर वाले कॉलम में कर दिया। ये रहा ना, देखो। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8000 है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 7200। तो आई राइट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपका? 7200। अगर आप नहीं भी लिखते हैं इस कॉलम में तो डजेंट मैटर, सीधा आउटर में लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू पूरी है 7200। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए क्या, अब मुझे बताइए कि ये और ये का डिफरेंस कितना आना चाहिए? क्या? बता भी कितना आएगा? 800 क्या प्लस या माइनस का? अगर यहाँ प्लस आए, माइनस का आना चाहिए। माइनस का आएगा तो क्या करना है इसे? ब्रैकेट में 800। अगर ये ब्रैकेट में 800 तो यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक नंबर मिल गया। हो गया ये काम। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, चलिए। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? क्लोजिंग पार्ट समझ में आया क्या करना है? आपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा, क्लोजिंग की वैल्यू लिखी, और आपको आपका आंसर मिल गया। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का टोटल 800 माइनस आएगा, माइनस मतलब डिक्रीज आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को करना शुरू। जो लोग ऑनलाइन बैठे, आर दे कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है जी। चलो, ऊपर से उठाते हैं पहली फिगर से। अच्छा, पहले एडजस्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट बचा ना, वरना भूल जाएंगे। पहले इसे उठा लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड का क्या करना है? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चलो जी, यहाँ लेते हैं। ये हमारा इंटरिम डिविडेंड इस तरफ आएगा। यहाँ प्लस इंटरिम डिविडेंड कितना? व्हाट इज द वैल्यू इंटरिम डिविडेंड की? इंटरिम डिविडेंड है कितने का? 52,000। 52,000 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे इंटरिम डिविडेंड यहाँ चला गया। मैंने उस जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि नेट प्रॉफिट की फिगर टैक्स वैक्स जोड़ दूंगा, एक साथ बनेगा, ऐसे कर दिया। ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड इज फाइन विद यू? आपने इंटरिम डिविडेंड प्लस कर दिया यहाँ पर, एंड दैट वैल्यू इज 52,000। काम खत्म हो गया। चलो जी, अब क्वेश्चन को उठाते हैं ऊपर से। अच्छा, ये इंटरिम डिविडेंड एक जगह और जाना है, प्लीज ध्यान रखना। वो जगह कौन सी है? फाइनेंसिंग। क्या जगह है वो? फाइनेंसिंग। इंटरिम डिविडेंड ऊपर प्लस हो तो फाइनेंसिंग से क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस कर देंगे, क्या माइनस इंटरिम डिविडेंड। 52,000 माइनस कर दिया। डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि टोटल करने के लिए जगह चाहिए होती है। पर कोशिश करें कि प्लस ऊपर लिखे और माइनस नीचे लिखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले माइनस फिर प्लस माइनस ऐसा करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। प्लस को, माइनस को नीचे वाली साइड पे रखिए, प्लस को ऊपर वाली साइड पे रखिए। तो हमने क्या कर लिया? सक्सेसफुली इंटरिम डिविडेंड को हैंडल कर लिया। ठीक है जी। आइए अब ऊपर से शुरू करते हैं, पहले पार्ट से। व्हाट इज शेयर कैपिटल? ऐसे चलना है। 2 लाख का 2 लाख, कुछ नहीं करना है, इसका यूजलेस है। फिर रिजर्व सरप्लस में नोट, रिजर्व सरप्लस कितना है? 96 से कितना हो? 98। तो कैसे करेंगे जरा देखिए यहाँ पर। इस जगह पे चलते हैं। हमने बोला था ना, करंट ईयर, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। व्हाट इज करंट ईयर की फिगर? करंट ईयर की फिगर 98।
प्रीवियस ईयर की फिगर 96, कितने का इंक्रीज हुआ? 98,000 माइनस 96,000, व्हाट वैल्यू आई गॉट हियर? 2,000। ऐसे कर दिया, ये पार्ट हो चला। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना लिखा है? नंबर एक। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नंबर एक लिखा हुआ है। आओ देखिए नंबर एक में क्या लिखा हुआ है। ये रे, यहाँ देखो, इसीलिए नोट पे जाना है। ऊपर जब मैं जा रहा था तो क्या दिखता? 40 का इंक्रीज दिखता। ठीक है, यहाँ अलग अलग दिखाना है। ये क्या था? कुछ नहीं था। 40,000 क्या हो गया? लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। और ये लोन फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं है। ठीक है जी, दिख गया। तो लोन हमने लिया ना, पिछले साल जीरो था, 40 हो गया तो लोन ले लिया हमने, हमारा इनफ्लो हो गया। तो कहाँ जाएंगे इसे? फाइनेंसिंग में चलते हैं इसको लेके। फाइनेंसिंग में चलिए, यहाँ प्लस लोन फ्रॉम अमन। और कितने का लोन फ्रॉम अमन है? 40,000 का। आप बैलेंस शीट नहीं, नोट्स की फिगर उठाएंगे। तो नोट्स की फिगर में कितना दे रखा है हमारे लिए? ये काम का, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि लोन फ्रॉम बैंक बराबर बराबर है। आप ऐसा नहीं लिख सकते लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीज। आप स्ट्रक्चर्ड वैल्यू लिखेंगे लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड। क्या बना हमारा? फाइनेंसिंग का इनफ्लो बना। प्लस फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल सी चीज है। एडजस्टमेंट आएंगे तब बदलाव होता है। वी हैव डन दिस पार्ट, हमारा ये पार्ट हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन फ्रॉम बैंक कितना दिख रहा है? 10,000 था, अब क्या हो गया? जीरो। मतलब हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। चलो जी। तो अब क्या हुआ? फाइनेंसिंग आउटफ्लो माइनस, थोड़ा माइनस नीचे। अरे पेमेंट गई है भाई। क्या मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं, कितनी बार बोलूं मैं? जब बोरोइंग शब्द आ जाएगा तो क्या मतलब है उसका? इट डजंट रिमेन करंट लाइबिलिटी नाउ। तो क्या करना है? इस तरफ माइनस लोन फ्रॉम बैंक, कितना? 10,000। आपने पेमेंट कर दिया, आउटफ्लो हो गया, चला गया बाहर। ये चला गया लोन फ्रॉम बैंक। बोरोइंग शब्द का मतलब है कि आपको क्या करना है? करंट लायबिलिटी नहीं मानना है उसको। उधर ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ट्रेड पेबल क्या होती है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ डालेंगे? करंट लायबिलिटी की पोजीशन में। टिक लगाते हैं यहाँ पर। चलते हैं करंट लायबिलिटी में, यहाँ ये रहा। प्लस ट्रेड पेबल्स, कितना बढ़ गया? 10,000। इनर मोस्ट कॉलम में डाल के छोड़ दिया, ऐसा किया। आई होप दिस इज फाइन। आगे चलते हैं। इधर चले, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नंबर दो है। क्या दिख रहा है? नंबर दो। चलो नंबर दो को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आओ जी देखें। लैंड की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ी है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग से लेके चलेंगे। तो एक एक आइटम को उठाते हैं। लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करना है आपको? बताओ, लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो माइनस लैंड परचेज्ड। ऐसे बोलेंगे, कितना लैंड परचेज हुआ देखिए। लैंड की वैल्यू कितनी बढ़ी देखो, 40 से 60। लैंड की वैल्यू 40 से 60 हो गई, 20,000 का इंक्रीज है। लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। बट पुट दैट इन ब्रैकेट। ठीक है, अगला आइटम। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख से 1,10,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस बिल्डिंग परचेज है, सिर्फ बिल्डिंग लिख दीजिए। कितने का? 10,000। पुट दैट इन ब्रैकेट। ये भी काम हो गया। इसके बाद आता है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की वैल्यू बताइए कितनी हो रही है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 214 से कितना हो गया? 244। 30,000 बढ़ गया। क्या बोलेंगे इसको? मशीनरी 40, कितना मशीनरी माइनस मशीनरी परचेज्ड, कितने का बताइए? क्या वैल्यू थी? मशीनरी परचेज है 30,000, ब्रैकेट में। ऐसा कर दिया, ठीक है। आसानी से हो गया ये काम। अब कोई बच्चा मुझसे बोलेगा सर ये प्रोविजन का क्या मतलब है? आओ बताते हैं। 54 से कितना बढ़ गया? 72। कितना इंक्रीज हुआ? 18,000। ये डेप्रिसिएशन चार्ज है। याद है बचपन का कंसेप्ट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इंक्रीज क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज। अभी डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसमें और क्लैरिटी आएगी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन चार्ज। कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज?
18,000 का कहाँ जाएगा डिप्रिसिएशन चार्ज? यहाँ इस तरफ, प्लस डिप्रिसिएशन चार्ज। कितना अमाउंट था? 18,000 था, 18,000। कैसे निकाला 18,000? 72,000 माइनस कितना करा आपने यहाँ पर? ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करना है इसको। माइनस 54,000। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना आपको ऐसा। ठीक है, दिस इज ओके। लिख लिया इस फिगर को? सब लोग लिखिए बेटा उसको फटाफट से। चलिए आ जाते हैं आप। अभी हमारा काम खत्म हो गया। चलो ऊपर चलते हैं दोबारा से। वी हैव डन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेंट्री का क्या करना है? 50 से 44 हो गई। इन्वेंट्री का क्या हुआ? 54 से 44 कितना हुआ? 10,000 इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? 6,000 क्या हुआ? डिक्रीज। क्या करते हैं डिक्रीज इन्वेंट्री को? आइए, ये हमारे पास फिगर है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री को इधर चलते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री को यहाँ, प्लस इन्वेंट्रीज। कितना इन्वेंट्रीज? 6,000। ऐसे जब आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कहाँ डालना है, आपको रिकॉल होगा। नहीं बना हुआ तो गड़बड़ है। ठीक है जी, और चलते हैं। अच्छा, बाद में मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैंडम करना होगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। वो कंक्लूडिंग फेज में करना है। ये भी हो चला। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है, माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना बढ़ रहा है बताइए? 6,800। 6,800। डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। ऐसे डाल दिया, ट्रेड रिसीव माइनस करके। माइनस भी लिखिए और ब्रैकेट में भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और चलते हैं आगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले ही कर चुके हैं हम, एक नंबर तो पहले ही ले चुके हैं। नीचे कुछ बचा? नहीं, सब कुछ हो चला है। एवरीथिंग इज डन। अब आपकी श्योरिटी की आपने कोई आइटम नहीं छोड़ा। आपकी श्योरिटी की आपने प्लेसिंग ठीक करी है, और आपकी श्योरिटी की आपका आंसर भी ठीक निकलेगा। सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं भाई? ये वाले को। व्हाट इज द वैल्यू फाइनल? 54,000। क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये फिगर 54। ये 54 कहाँ जाएगा? देखिए इधर, इधर 54। आई राइट 54 यहाँ। ठीक है जी, इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 18,000। बेटे क्वेश्चन पूरा कर जाए एक बार, फिर चले जाना, अगर बहुत इमरजेंसी तो जाओ। 54,000। दिस वैल्यू इज व्हाट? नील। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस कितना आया? 5 और 1 6 एक साथ 72,000 आया। 72,000। कोई बात नहीं, कोई वैल्यू खाली चली जाते तो डजेंट मैटर। बुरा थोड़ी लगेगा आपके आंसर शीट में, ठीक ही लग रहा है। हो गया इतना। इसे कर लिया आपने, 72 निकाल लिया। आगे बढ़ो। आगे बढ़े। चलिए, अब आप देखिए इसका टोटल कितना आया? 16,000। इसका टोटल कितना आया? 6,800। ब्रैकेट। अब जरा देखिए, पिछले पेज पे 72, 72 और 10। 72 कितना? 82, 88। 88 माइनस 6,300 कितना? 8। 82, 81,200। क्या चीज है ये? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। एक्स की वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं। आई पुट नील। तो ये कितना आ गया आपके पास? 81,200। और इस 81,200 को मैं आउटर कॉलम में रख लेता हूँ। 81,200 पॉजिटिव। और क्या नाम दूंगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 81,200। 81,200। और देखें जरा, 81,200 आपका आंसर है। चलो, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अरे मेरे से पूछ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? तो हो तो गई। अगले पे चलते हैं। इसका टोटल करिए भाई। इसका टोटल, ये नीचे कितना आ रहा है देखिए। पक्का 60,000। 60,000 ब्रैकेट में है ये। तो क्या लिखेंगे इसको? इसे लिखेंगे क्या? नेट
नहीं, इसे लिखेंगे। अरे यार, नहीं ऐसे लिखेंगे उसको। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे 60,000 का। और आउटर कॉलम में लिख के यहाँ लिख देंगे 60,000 ब्रैकेट में। ठीक है जी। इस वैल्यू को निशान लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। व्हाट इज द टोटल हियर? बताइए कितना कितना? 22,000 ब्रैकेट में। 22,000 ब्रैकेट में बाहर लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे इसका? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब आप देखिए, 60 और 2 कितना होता है? 82। और इधर कितना था? 81,200। अरे कितना बचा? 800 रुपया। आपका आंसर पहले से एक नंबर तो आप पहले ही ले चुके हो। आपका आंसर मैच कर गया। तो ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका कैसे। और कितना आसान है करना कैश फ्लो। और मैंने कुछ भी नहीं रटवाया, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ रटा नहीं है हमने। वी आर बिकमिंग मोर सिस्टमेटिक। स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा, आपका प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन नहीं है। अब अपने स्कूल में देखना, जब आपके साथी लोग करेंगे इसको, क्या रायता फैलाते हैं, कुछ का कहीं कुछ का कहीं जोड़ते हैं वो लोग। चेक करते समय सिर दर्द हो जाता है एग्जामिनर्स का हमारे। कैश फ्लो ऐसा बना के आते हैं। सो एक स्ट्रक्चर्ड है। अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्ड तरीके से 3 क्वेश्चन कराए हैं आपको अभी। ठीक है, एंड यू विल फील द डिफरेंस की कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है। और अभी तो अगर हम इतना कर लेते हैं जब, तो आइए जरा थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहे हैं। दिस इज फाइन विद यू? आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में आते हैं अभी। अभी इनको नहीं करना है आप लोगों ने। ये जो मैंने क्वेश्चन करा है, इसी को एक बार अपने आप करना, आंसर छुपा के। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आपकी बुक का है, ये, इसको कर सकते हैं आप। 40 क्वेश्चन को कर लेना। 40, वही 40 क्वेश्चन को कर लेना। ये भी विदाउट एडजस्टमेंट है। 40 क्वेश्चन को करना। ठीक है। और मैं देखता हूँ कौन सा हो सकता है। 41 हो जाएगा आपसे। 41 तो हमने कर ही लिया। 43 में देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। हाँ, ये भी हो जाएगा। द स्कूल। बताऊं कैसे? एक छोटा सा क्लू है। इनफैक्ट मुझे यही क्वेश्चन लेना चला था। प्रपोज डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25 का, दोनों का दे रखा है। तो जो 31 मार्च 25 वाला प्रपोज डिविडेंड है, ये वाला और ये वाला, ये तो बेकार हो गया। ये तो कंटीजेंट लायबिलिटी हमारे काम का ही नहीं है। क्या काम का है? 24 का कितना? 39,000। क्या करना? ऊपर ऐड और नीचे फाइनेंसिंग से माइनस। सबसे सबसे पहले आपको यही करना है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास? ये विदाउट एडजस्टमेंट हो गया। हो गया। अच्छा, एक और चीज देखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है आपको? तो ये क्या होगा? ये 28,000। ये 28,000 क्या है? ये होगा क्या? टैक्स पेड। क्या हो जाएगा? ये टैक्स पेड। और ये क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये ऊपर ऐड होना है, ये नीचे माइनस हो जाना है। सिंपल। नहीं, लास्ट ईयर का प्रोविजन मेड हुआ, क्या लिखा है? लास्ट ईयर का प्रोविजन है तो इस साल की पेमेंट, इस साल का प्रोविजन तो अगले साल की पेमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर ऐड और नीचे माइनस की फिगर भी आ गया आपके पास अब। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व आप देख रहे हैं 10,000 का बढ़ रहा होता था ना पहले। क्या करते थे? डिविडेंड, रिजर्व, टैक्स, ऐसा करते थे। सारी फिगर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ यही फिगर जाएगी। सबसे पहला काम तो वही करना है, एक नंबर अचीव करना है आपने। प्रॉपर्टी प्लांट पे आपको दे रखा है, कुछ ऐसी परेशानी है ही नहीं देखो। वो घट रहा है तो प्लस, वो बढ़ रहा है तो माइनस। इजी है। तो ये दिस, फर्स्टली यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। वो 40 और ये वाला क्वेश्चन करना है आपने, यही टास्क है आपके लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये 43 क्वेश्चन। और आप देखना कितना कंफर्टेबली होगा। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नंबर 2 दे रखा है, दिख रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नंबर 2। और अगर ये देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है साफ साफ क्लियर। तो ऐसे परेशान होने की दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी का एडजस्ट, किसी का नोट नंबर लिखा है, तो आपको वो फिगर नहीं देखनी, नोट की फिगर देखनी है फिर। तो आप इसे आराम से यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत है भी नहीं। और चलिए जाओ। 44।
नहीं, अब 2 से 3 हो गए ना, फिर दिक्कत हो गई। अब नहीं, अब ट्राइंगल बन गया। अब हमें एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द, फिर अब मुझे एडजस्टमेंट सिखाने पड़ेंगे आपको। अब इसके बाद के क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट सिखाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, एंड दैट विल बी अगेन एट थर्सडे। वो भी हम 4 बजे से ही करेंगे। और प्रोबेबली सैटरडे तक हमारा वाइंड अप होगा, नहीं वाइंड अप होगा तो वील हैव अ कंबाइंड क्लास। कब? संडे। संडे को। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके लिए। सो आज इतना ही करते हैं, एंड इट्स ऑल फॉर टुडे।